अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हमने स्टार्ट की थी रिएक्शन ऑफ बेसिस। हमने 3 अपने रिएक्शन जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लास्ट रिएक्शन अपना देखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा डिटेल में है, लेंथी है, उसके काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन है, उनको हम इस तरह देखेंगे और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ बेसिस। आप लोग अपनी नोटबुक और पेंसिल निकालो और जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो चीज़ें एडिशन में आपको समझा रही हूँ, वो आप लोग नोटबुक पर लिखते जाओ और साथ अपने नोट्स बनाते जाओ ताकि आप लोगों को आ जाके फ़ायदा हो। ओके बच्चों, आज जो हमारे रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ बेसिस और वो स्पेसिफिक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं आपको पता है? हाइड्रोक्साइड्स होते हैं OH, ठीक है। अब जिनके पास OH होता है हम उनको अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। अल्कली क्या होते हैं? बेसिस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। बट जो प्रेसिपिटेशन बेसिकली क्या होती है? फटकिड़ियाँ बनना, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब दूध खराब हो जाता है तो उसके अंदर कुछ प्रेसिपिटेट से बन जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी गठलियाँ सी बन जाती हैं, इसको प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। आप लोगों ने तो कुछ सूचना भी ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर आप पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर छोटे छोटे उसे जैसे आप कह नहीं देते कि एक जैसे अक्यूमुलेशन सी होगी कि वो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर डिजोल्व नहीं हुआ है, तो ये सब प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं वो बन जाते हैं चीज़ों के। अब यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन बताए हुए हैं कि किस तरह जो अल्कलीज होती हैं वो डेफिनेट कंपाउंड से रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट्स बनाती हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनसॉल्युबल होंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अगर तो वो सोल्यूबल हो जाएंगे, मींस कि जो चीज हम आपस में दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। A+B, अगर हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों को आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, और वो अच्छी तरह एक सोल्यूशन में फॉर्म हो रहे हैं, सोल्यूशन पैदा हो रहा है, तो हमारे पास C+D सोल्यूशन बन चुके हैं। लेकिन अगर वो एक चीज एक दूसरे के अंदर इनसॉल्युबल है तो वो प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में आ सकता है या किसी भी और फॉर्म में आ सकता है, तो वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म बना देते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं कि इनसॉल्युबल सोल्यूशन की फॉर्म में आते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है कि अल्कलीज जो होते हैं, सपोज हम देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक अल्कली है। ये बच्चों रिएक्ट करेगा किसी हैवी मेटल्स के साथ, तब वो हमारे पास प्रेसिपिटेट बनाएगा किसके? हाइड्रोक्साइड के, हैवी मेटल्स। अब हैवी मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? हैवी मेटल बेसिकली पीरियोडिक टेबल के वो मेटल्स होते हैं जिनकी हाई डेंसिटीज होती हैं और हाई एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास लेड आ जाती है, कैडमियम आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, थेलियम आ जाता है, ठीक है। जो मैं लिख रही हूँ नाम आप लोग लिख सकते हैं अपनी बुक के ऊपर, बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं हाइड्रोक्साइड की। हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, एक जो होता है वो तो हमारे पास बन जाता है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट तो बनना ही बनना, और दूसरे जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स के। और वो कलर किस वजह से होते हैं? वो इन हैवी मेटल्स की वजह से होते हैं जिनके साथ वो कंपाउंड जो होता है वो बना रहा होता है। मैं आपको समझाती भी हूँ। अब देखो, सबसे पहला जो रिएक्शन आगे बुक में मेंशन है हम यही वाले करेंगे जो आपकी बुक के ऊपर मेंशन है, ठीक है। वो है कॉपर सल्फेट का, CuSO4। कॉपर जो है बच्चों एक हैवी मेटल है, ठीक है। सल्फेट के साथ इसका एक रिएक्शन में शुरू हुआ है, ठीक है। इसका हमने आगे रिएक्शन करवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि एक अल्कली है। जब इसके साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉपर ने किसके साथ जाना है? कॉपर ने इन बच्चों में जाके मिलना है हाइड्रोक्साइड के साथ और यहाँ पर एक सॉल्ट बनना है सोडियम सल्फेट, Na2SO4। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, जिससे यहाँ पर NaOH था, यहाँ पर NaOH क्यों था? NaOH2 NaOH3 क्यों नहीं था? क्योंकि आपको पता है सोडियम जो होता है उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के सिर्फ हमें क्या चाहिए? एक पॉजिटिव वन चाहिए, ठीक है। और वो OH के पास ये होता है कि इसकी वैलेंसी जो होती है पॉजिटिव वन हो जाती है। लेकिन जो कॉपर होता है इसकी वैलेंसी जो होती है वो हमें पॉजिटिव 2 चाहिए होती है, ठीक है। तो इससे जब भी कॉपर जो होगा वो OH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास इसके OH2 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे ताकि कॉपर की जो वैलेंसी है सेटिस्फाई हो सके। SO4 के अंदर जो होता है आपको पता है 2 माइनस वैलेंसी होती है। तो आपको पता है जब भी हम हाइड्रोलाइट केमिकल फॉर्मूला देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया जब रिएक्शन स्टार्ट करवाए थे कि आप लोग एटलीस्ट वो एक दफा वीडियो लाजमन देखो, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों को याद था 9th क्लास में कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, ताकि आपको पता चले कि वैलेंसी कैसे आती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कैसे रिएक्शन में होता है वो बैलेंस होता है। अब इसकी 2 माइनस थी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कॉपर की यहाँ पर +2 वैलेंसी थी, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर की अगर हम सिर्फ लिखते हैं CuOH तो ये कॉपर की वैलेंसी जो थी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। तो फिर हमने क्या किया? हमने देखा कि हम क्या करें कि हमारे पास कॉपर की जो वैलेंसी है वो +2 हो जाए, तो फिर हमने 2 NaOH लगा दिया ताकि हमारे पास रिएक्टेंट साइड के ऊपर भी OH रहे और प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी OH बराबर रहे। और 2Na हमारे पास Na2SO4 की सूरत में बन गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सल्फेट की वैलेंसी कितनी आई थी? 2 माइनस, तो Na2 के साथ हमें लगाना पड़ेगा ताकि इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई है। और जो आपके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं CuOH2 के मीन कॉपर हाइड्रोक्साइड के, वो बनते हैं ब्लू प्रेसिपिटेट्स।
इनको पीपीटीज भी कहा जाता है, ये ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाते हैं कि ये रिएक्शन हुआ है और कॉपर के साथ स्पेसिफिकली ये रिएक्शन हुआ है। इसके बाद डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कलर जो होते हैं ना, बेसिकली आप लोग अपने पॉइंट एडिशन लिख लो कि फिजिकल अपीयरेंस किसी भी चीज़ की, वो पहला आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। वो आप लोगों का पहला क्वालिटेटिव टेस्ट होता है, आप किसी चीज़ को कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे उसको देख रहे हो, ठीक है। तो ये ब्लू कलर के आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं दैट आर इनसॉल्युबल। देन में जो आपका रिएक्शन आता है जिंक क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आप इस रिएक्शन को पहले खुद करने की कोशिश करो। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर बेसिकली आपका रिएक्शन होगा जिंक क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने व्हाइट प्रेसिपिटेट्स दिखाने थे और मैंने कलर ये कर दिया, सॉरी। अब जिंक क्लोराइड के साथ होगा तो ऑटोमेटिकली जिंक जो होगा हैवी मेटल, उसने किस साथ रिएक्ट करना है, उसने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है, जिंक OH प्लस NaCl। अब देखो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी 2 ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे 2 NaCl। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 2 NaCl हो चुका है, क्लोराइड की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन हमारे पास सोडियम की वैलेंसी रिएक्टेंट साइड के ऊपर सिर्फ 1 था सोडियम, लेकिन प्रोडक्ट साइड के ऊपर हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे 2 NaOH। अब फिर देखो, अब ये सारी चीजें तो बैलेंस हो गई, यहाँ पर 2 सोडियम की, यहाँ पर भी 2 सोडियम की, लेकिन यहाँ पर OH के 2 हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड के ना हमारे पास सिर्फ OH के क्या है, 1 है। तो हम OH के जो 2 लगा देंगे ताकि हमारे पास इसकी वैलेंसी जो है जिंक की सेटिस्फाई हो जाए, और ये व्हाइट कलर के आप पीस बनाते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड के। देन बच्चों आपके पास आता है आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस, ये रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम इसी तरह जिससे हमने जिंक क्लोराइड का देखा था ना, वहां पर क्या था ZnCl2, वहां पर आपके पास क्लोराइड के 2 थे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर 3 है। तो आप लोग क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ, जैसे मैंने पहले बताया है, Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे ये Fe OH के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, FeOH, ठीक है, प्लस NaCl। अब NaCl के पास क्या है, Cl के पास 3 मॉलिक्यूल हैं, तो आपको यहाँ पे 3 NaCl लगाना पड़ेगा, और सोडियम के यहाँ पर 3 है, तो आप लोग कैसे इसको सेटिस्फाई करोगे, तो आप लोग यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, तो आप लोग क्या करोगे, FeOH3 यहाँ पर लगा दोगे, ताकि आप लोगों के जो आयरन ऑक्साइड है वो आप लोगों का बैलेंस हो जाए। इस तरह आप लोग इसके बना दोगे, और इसके ब्राउन पीपीटीज बनते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड के। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बात देखनी है कि आयरन की जो वैलेंसी होती है वो +2 भी होती है और +3 भी होती है। जो कलर चेंज आता है ना, हमेशा आप लोगों ने अपने ध्यान में रखनी है बात, आप लोगों को फर्स्ट सेकंड में भी हेल्पफुल रहेगी। कलर चेंज किसी भी कंपाउंड के अंदर किस वजह से आता है, कलर चेंज किसी भी कंपाउंड के अंदर आता है ड्यू टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये बात आप लोगों ने हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई कलर चेंज आ रहा है, वो रेड से ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से पर्पल हो रहा है, किसी भी तरह का चेंज आ रहा है, वो उसके ऑक्सीजन नंबर के अंदर चेंज आ रहा है, ठीक है। मैं आपको एक और आगे रिएक्शन दिखाऊंगी, अभी देख लो। अभी यहाँ पर FeCl3 का हमने रिएक्शन का, तो यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड में आयरन हाइड्रोक्साइड बना था उसका ब्राउन पीपीटीज था। अगला मैं आपको रिएक्शन कराऊंगी, उसके अंदर आयरन का कलर जो होगा हाइड्रोक्साइड का वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कितनी ऑक्सीजन नंबर जो है वो चेंज हुआ है। उस पर बच्चों आता है नेट नाइट्रेट PbNO3(2), ये रिएक्ट करता है बच्चों किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम इसी तरह किस तरह आने की जो आपका हैवी मेटल है उसने रिएक्ट करने किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हमारे पास बन गया PbOH, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रेट का पार्ट होगा और सोडियम का पार्ट होगा, तो ये बनेगा NaNO3, ठीक है, ये पार्ट बनेगा। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो ये कि जब भी हमारे पास लेड आएगा तो लेड के ऊपर +2 चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NO32 है, ठीक है। NO32 का मतलब क्या है कि लेड के ऊपर +2 इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। तो यहाँ पर हम Pb के ऊपर, इधर हमने प्रोडक्ट साइड के ऊपर भी +2 लगानी है। तो हम कैसे इसकी ऑक्सीजन स्टेट लगाएंगे, हम ये करेंगे, जो हमारे पास रिएक्टेंट के ना जहाँ से हमने हाइड्रोक्साइड लिया, हमने NaOH से हाइड्रोक्साइड लिया है ना, तो हम यहाँ पर 2 NaOH लगा देंगे। 2 NaOH लगा दिए तो हमारे पास OH2 यहाँ बन गया। अब यहाँ पर चीज़ समझने की वो ये है कि प्रोडक्ट साइड के ना हमारे पास सोडियम है, ठीक है, Na है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो हमने 2 NaOH लगाया है, हम यहाँ पर भी 2 Na लगा देंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझो, यहाँ पे NO3(2) था, अब यहाँ पर हमने जब 2 लगाया है तो ऑटोमेटिकली NO के साथ भी यहाँ पर क्या लग गया है, 2 लग गया। तो इस तरह आप लोगों ने देख दुख के आप लोगों ने अपनी जो वैलेंसी है, आप लोगों ने अपनी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आप लोगों ने डिफाइन करनी है एक रिएक्शन के अंदर। जितनी चीज़ें मैं 12 बता रही हूँ, जिस चीज़ की आप लोगों की रिएक्टेंट साइड के उतनी चीज़ें आप लोगों की प्रोडक्ट साइड के ऊपर है, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को इतनी ईजी वे में, हमें जब थे अपने एकेडमिक ईयर्स के ना, हमें इतनी ईजी चीज़ें नहीं बताती, हम बहुत डिफिकल्टी फेस करते थे ना, हमें रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करनी आती थी ना, हमें पता था कि कैसे बैलेंस करना है इसको, ठीक है। आपके रिएक्शन स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की होती है, हर एक चीज़। ये बस आप लोगों ने गौर करना होता है कि यहाँ पर क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों ने बस याद रखनी है, बाकी आप लोगों को ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा। अब बच्चों अगला रिएक्शन जो है वो है कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। ये रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा
कि कैल्शियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, OH के साथ। तो आपको पता है कैल्शियम ने जब भी रिएक्ट करना है OH के साथ तो क्या होगा कि इसको चाहिए होगी 2 वैलेंसी। इस टाइम ने आपकी सेटिस्फाई करने के लिए 2 वैलेंसी इसको चाहिए होगी। और आगे इसको हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आपको पता है कि Na ने किससे रिएक्ट करना है, सॉल्ट बनाए तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा। सेम उस तरह यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं Cl की, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा लेंगे कि हमारे पास 2 NaCl हो जाए ताकि हमारे पास सोडियम की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो और क्लोराइड की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो। अब ये तो आप कह सकते हो कि मैम NaCl जो है वो सेटिस्फाई है, ठीक है, NaCl हमारे पास कंपाउंड बनता है, लेकिन हमारे पास इस रिएक्शन स्टेटमेंट के अंदर सेटिस्फाई नहीं है। इसके अंदर ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोराइड की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे 2 NaOH। अब 2 NaOH यहाँ पर लगाने के बाद हम यहाँ पर 2 NaCl लगा देंगे, यहाँ पर हमारे पास सोडियम की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और क्लोराइड की भी। और यहाँ पर रह गया हमारे पास OH और OH के साथ भी 2 है, तो हम यहाँ पर नीचे लगा के इसके। अब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि मैंने आपको कहा था, मैं आपको समझाऊंगी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का, वो किसके है। बेसिकली ये रिएक्शन है आयरन सल्फेट का FeSO4 का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोगों ने रिएक्शन समझना है, Fe किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ, जबकि सोडियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट किसका बनेगा, बनेगा FeOH2 प्लस Na2SO4। आप लोगों को रिएक्शन खुद ब खुद ऑटोमेटिक बैलेंस करना आ जाएगा, 2 NaOH का था। अब बच्चों यहाँ पर जो चीज़ समझने की है, यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट्स बने हैं ना FeOH2 के, वो बने हैं डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स। ये कलर था इसका, डर्टी ग्रीन PPTs। जबकि जो हमने पहले FeCl3 का रिएक्शन देखा था वहां पर तो हमारे पास FeOH2 के ब्राउन प्रेसिपिटेट्स बने थे। मैंने आपको अभी बताया कि चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट की वजह से कलर चेंज आता है। तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट क्या है बच्चों, जो हमने ये वाला रिएक्शन देखा है इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर FeSO4 है। आपको पता है सल्फेट जो होता है उसकी वैलेंसी क्या होती है, -2। इसकी -2 होगी तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या होगी, +2 होगी, तभी तो हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, तभी तो हमारे पास एक न्यूट्रल कंपाउंड है, तभी तो इक्वेशन ये बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, कंपाउंड न्यूट्रल सॉल्ट बन चुका है। अब यहाँ पर इसकी +2 वैलेंसी थी FeSO4 की, लेकिन जब हमने देखा FeCl3, अब FeCl3 के अंदर यहाँ पर आयरन की वैलेंसी थी +3। ये था चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट नंबर। इस वजह से आप लोगों का जो कलर था डिफरेंट कंपाउंड का डिफरेंट आया। जब आयरन सल्फेट की वैलेंसी, आयरन सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी +2 थी, तब इसने दिया डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट का कलर। और जब इसकी FeCl3 के अंदर ऑक्सीजन स्टेट थी +3, तब इसने कलर दिया आपके पास ब्राउन कलर। ये डिफरेंस है किस चीज़ के अंदर कि ऑक्सीजन स्टेट चेंज होने से किस तरह जो कंपाउंड होते हैं वो अपने डिफरेंट कलर देते हैं। अब बच्चों हमारे पास लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है यूजेस ऑफ बेसिस। हम इसमें देखेंगे कि बेसिस के जो होते हैं वो क्या यूज होते हैं। बहुत इजी है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों आता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। सबसे पहले तो देखना है कि बेसिस किस लिए यूज होती हैं बच्चों। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिस यूज होती हैं, वो यूज होती हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बेतहाशा। और किस चीज़ के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड फर्टिलाइजर। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्पेसिफिकली बच्चों यूज किया जाता है सोप इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा बच्चों इसको यूज किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप अपने बुक पे लिख लो, आपकी बुक में चीज़ें मेंशन नहीं है। उसके अलावा बच्चों इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। आगे बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, लिख लो, मैं भी समझा रही हूँ। और उसके अलावा इसको यूज किया जाता है रिमूव्स एसिडिटी ऑफ सोइल, एसिडिटी। आपको पता है जिस तरह ह्यूमंस के अंदर भी एसिडिटी हो जाती है ना, अक्सर आप लोग देखो जब आप 2 से ज़्यादा शाम में खा लो तो आप लोग क्या होता है कि आप लोग अक्सर एसिडिटी फील कर रहे होते हैं, आप कहते हैं मम्मा मेरे यहाँ पे जलन पड़ी है। तो इसी तरह प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी एसिडिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसको ले सकें, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है एसिडिटी इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका सोल्यूशन बना के किसी भी तरह हम प्लांट्स को देते हैं ताकि वो अपनी एसिडिटी को रिड्यूस कर सकें। तो आप लोगों ने बुक के ऊपर लिखी हुई जो चीज़ें मैंने आपको एडिशन बताई हैं उस पर बच्चों आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों किस लिए यूज होता है, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है सोप्स के लिए, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज के लिए, पेपर के लिए, मेडिसिन के लिए, ये मेन यूज है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। और उसके अलावा यूज किया जाता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए। आपके ऊपर नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लो। इन चीज़ों के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। जितने ज़्यादा यूज लिखोगे उतने आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा आने के जो है वो चांसेस हैं। उस पर बच्चों आप लोगों का आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। बच्चों बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सबसे पहले जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है अल्कलाइन बैटरीज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बच्चों इसको मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज किया जाता है pH ऑफ सॉइल एडजस्ट करने के लिए, सॉइल की pH एडजस्ट करने के लिए। पहले किसके लिए यूज करते हैं, अल्कलाइन बैटरीज के अंदर, उसके बाद pH ऑफ सॉइल एडजस्ट करने के लिए। उसके अलावा बच्चों इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ
शेविंग क्रीम्स के अंदर, ठीक है, जितने भी आप लोग शेविंग क्रीम्स देखते हो ना उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके बाद बच्चों आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज फंक्शन होता है वो होता है एंटासिड की तरह। एंटासिड कहाँ पर यूज होता है? जब भी आप लोगों को एसिडिटी हो जाती है, जब भी आप लोगों को सीने में जलन होती है, डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं एंटासिड, जो कि क्या करते हैं कि आपके पीएच होती है बॉडी के अंदर हाई हुई होती है, ठीक है, एसिडिटी ज्यादा हुई होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आप कोई भी मेडिसिन खाओ, आप देखो जब आपको एसिडिटी हुई होगी तो उसके अंदर हाई पीएच होगी, ठीक है, पीएच हाई होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिडिटी ज्यादा होगी, तो वो आप लोगों की एसिडिटी को जाकर क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, इसको इक्वल कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, तो इसको कहते हैं एंटासिड। इसके लिए सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको वास्प वगैरह ने स्टिंग कर लिया है, ठीक है, वास्प या बी ने स्टिंग कर लिया, उसके लिए भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज किया जा सकता है, आप उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। बच्चों देन आता है आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह ही यूज किया जा सकता है थोड़े देर के लिए, क्योंकि आपको अक्सर जब हीट बर्न होता है या इंडाइजेशन होती है, इंडाइजेशन की वजह से आपको एसिडिटी होती है ना, या पेप्टिक अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस हो, ठीक है, ये आपको साइड डिसीजेज हो, तो इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा कर आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है, डॉक्टर्स आपको देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, ठीक है। और उसके अलावा जो एक यूज आपकी बुक के ऊपर मेंशन किया गया वो यूज किया गया एज फोमिंग एजेंट। बेसिकली फोमिंग एजेंट जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर हम इससे यूज करते हैं, ये ना एक फोम की लेयर बना देता है, ठीक है, जो आपके कंपोस्टाइल मटेरियल होता है जैसे वुड हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर सी बना देता है जिसकी वजह से अगर आग वगैरह हो रही होती है, ज्यादा फैली होती है, तो उसको ओवरकम कर देता है। उसके बाद बच्चों आप लोगों के लास्ट के ऊपर जो आता है बेस का यूज, उसके अंदर आता है आप लोगों के पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने अपने पास जहन में हमेशा रखनी है बच्चों, जहां भी अमोनिया या अमोनियम का जिक्र आएगा ना, तो इसका मतलब सबसे पहले ये आता है कि ये फर्टिलाइजर्स के अंदर यूज होने वाली चीज है। इसका यूज फर्टिलाइजर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, प्लास्टिक्स, रेयॉन्स, ड्रायर्स, इसके अंदर आप लोगों का बेतहाशा यूज है, ठीक है। उसके अलावा इसको आप लोगों की बॉडी जो आप लोग कपड़ों के ऊपर दाग वगैरह लग जाते हैं ना इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर, तो पता है कि जो बेसिकली आपकी बेसिस होती है ना वो यूज की जाती है एज अ डिटर्जेंट्स। बेसिस का यूज डिटर्जेंट्स के लिए, डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, जो कपड़े धोने वाले साबुन वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसके लिए इसके बेतहाशा यूज है। तो जब भी आप लोगों के ऊपर कपड़ों के दाग वगैरह लगते हैं तो आप देखो उसके ऊपर हाई जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, वो पीएच जो होंगे वो स्टेबलाइजर होंगे, मींस कितनी पीएच होगी वो ज्यादा होगी, उनमें आते हैं आप लोगों के पास बेसिस। अब देखो पहले आप लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं या बेसिस होती हैं जो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, सोप बनाने के लिए। अब जब सोप बना रहे तो वो एक डिटर्जेंट की फॉर्म ही है, तो सेम इस तरह जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो आपके कपड़ों के ऊपर अगर दाग वगैरह लगे, कोई ग्रीस लग गया, ग्रीस का मतलब क्या होता है कि जो आप लोग ये टायर वगैरह की जो इंजन होता है इसके अंदर मोबाइल वगैरह निकलता है, ठीक है, तो उसके ऊपर दाग लग जाते हैं, या आप लोगों के कोई साला वगैरह का दाग लग जाता है, ठीक है, वो ग्रीसी मटीरियल बन जाता है, तो वो कहते हैं जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है वो बेस होती है, वो यूज की जा सकती है कि आप लोग कपड़ों के ऊपर ये दाग वगैरह को एलिमिनेट कर सके, इसको रिमूव कर सके। तो बच्चों ये थे बेसिकली आप लोगों के रिएक्शंस ऑफ बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझाया कि किस तरह चेंज इन ऑक्सीजन नंबर की वजह से आप लोगों की जो रिएक्शन होता है वो चेंज होता है, कलर चेंज होता है डिफरेंट कंपाउंड्स का। यही इसमें एक समझने की चीज़ थी जो आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। उसके अलावा हमने डिस्कस किया यूज ऑफ बेसिस, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ भी आई होगी। जो मैंने आप लोगों को एडिशन बताया आप लोग अपने बुक के ऊपर लास्ट में लिख लो ताकि आप लोग एक्स्ट्रा पेपर के अंदर लिख के और आप लोग मार्क कर सको। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटेड, तब तक के लिए फिर अमान अल्लाह।